फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। स्वागत है आपका मीनिंगफुल स्टडी में। और जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आज से जो है हम अपना करंट अफेयर्स का सेक्शन यानी कि कंप्लीट क्लासेस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फिलहाल, बहुत जल्द हम जो दूसरे एग्जामिनेशन है उनके लिए भी जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए है। दिल्ली पुलिस के लिए जैसे ये चीज़ें जो आपको टाइम टेबल दिया गया था, उम्मीद है आपने देखा होगा, उसके अनुसार आज से सारी क्लासेस आपको मिलेगी। और क्लासेस मिलने के बाद में आपका एक काम है कि ऑनेस्ट रिव्यू जो है, आप जो ईमानदारी से रिव्यू है वो रिव्यू दे कि क्या हमें जो सुधार करने की आवश्यकता है या क्या और बेहतर हो सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो। ओके। और एक दूसरी चीज़ जो है, अभी हमने जो है छोटे 12th स्तर से हमारी अलग टीम है, ग्रेजुएशन स्तर पर हमारी अलग टीम है। तो फैकल्टीज हमारे पास में जो है कुछ अलग अलग सेगमेंटेशन हमने बनाए हैं कि अलग जो है एग्जामिनेशन के लिए अलग जो है टीचर्स होंगे, उस हिसाब से हमने चीज़ें बनाई हैं। तो जो भी चीज़ है आपके जो है स्पेशलाइज्ड जो है रिव्यू, और जब मैं कह रहा हूँ ऑनेस्ट रिव्यू, ईमानदारी के साथ में, जिससे कि जो है आपका भी हमारा भी सभी का जो है कोऑर्डिनेशन आपस में बन सके। ओके। इसके लिए आपको जो है ईमानदारी के साथ में बिल्कुल रिव्यू करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर का सेशन। और करंट अफेयर की जब मैं बात करता हूं तो करंट अफेयर के साथ में, जैसा कि वीडियो में आपको देखा होगा पहले भी, दो चीजें हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। दरअसल ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हो सकता है आपको कुछ पहली बार लग रहा हो कि ऐसा क्या है, तो वो मैं अभी सवाल डिस्क्राइब करूंगा आपको। स्टैटिक जीके दरअसल क्या है कि स्टैटिक जीके जो है आपका करंट अफेयर से ड्रीम किया गया है कहीं ना कहीं। आप पेपर देखोगे 12th स्तर का जो भी पेपर होते हैं, वहां पे आपको मोस्टली जो पेपर होता है वहां पे आपका डीप नॉलेज नहीं आती है, आपके सेगमेंटेशन से एक तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके स्टैटिक जीके की। हिस्ट्री से उठा लिया क्वेश्चन, आपका ज्योग्राफी से उठा लिया, सारे स्टैटिक जीके के पार्ट हो जाते हैं। तो हमने जो पढ़ाई का तरीका बनाया है कि आपको पढ़ना कैसे है। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें हर वीडियो से पहले आपको बताएंगे कि आपको जो है इस सेक्शन के लिए पढ़ना कैसे है, चाहे आप हमारे साथ में पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं या अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने कुछ चीजें बनाई हैं। वो एक तो चीज ये है कि आपको जो है हर वीडियो के बाद में एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें कम से कम 10-15 क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आप एनालाइज कर सके कि जो आपने वीडियो देखी है उससे आप जो है कितना मैच कर पा रहे हैं, कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, अब बात यह है कि ये जो टेस्ट हमने बनाया है डेली आपको मिलेगा कैसे। डेली की टेस्ट मिलेगा आपको। टेस्ट क्या है कि क्वेश्चंस हैं जो पुराने पेपर में आए हुए हैं और जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। जो पुराने 2014 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन हैं वो सभी हमने जो बनाए हैं उस तरीके से हमने करंट अफेयर्स वगैरह को चीजों को उनमें लिया है, इंक्लूड किया है। ठीक है। तो चीजें जो हैं आपकी कुछ आप है कि ये जो टेस्ट है आपका, एक मिनट में टेस्ट खोल के दिखाता हूँ आपका कि जो टेस्ट है, एक मिनट इसको स्लाइड को करना ऊपर, जो टेस्ट वाली स्लाइड है वो वाली लगाओ, जो टेस्ट की हमारी स्लाइड है कि जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ, ये वाला। जैसे ये है, आप जब वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद में आपको एक टेस्ट शुरू करना है। इस टेस्ट को शुरू करने के बाद में आप अपनी परफॉर्मेंस देखिएगा। अगर आपके पास में प्रिंटर है तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। मोबाइल है तो आप जो है क्वेश्चन पढ़ें, उसको लगाएं। अगर आपका आंसर ठीक है तो उसको छोड़ दीजिएगा। अगर क्वेश्चन गलत है तो एक कॉपी बनाएं, उस कॉपी में लिखिएगा जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। उम्मीद है, संभावना है कि आपको वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी गलत होगा। इसके दो फायदे आपको मिलेंगे जब आपका एग्जामिनेशन नजदीक होगा। जैसे कि 27 नवंबर को है, हम 20 नवंबर को ये सीरीज एंड कर देंगे, क्योंकि एटलीस्ट ये माना जाता है कम से कम 7 दिन से 10 जो एग्जाम है, एग्जाम से 10 दिन पहले करंट्स नहीं आता, क्योंकि पेपर पहले ही बना दिया जाता है। ठीक है। तो आप जो है उसे कॉपी में नोट करना। आपको फायदा ये होगा कि आप जो है जब एग्जामिनेशन करीब आएगा पूरे करंट अफेयर्स वगैरह ना पढ़ के सिर्फ वो पढ़ेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम थी, जिसमें आपको दिक्कत थी। इस तरीके से आपका रिवीजन का टाइम बचेगा और चांसेस होंगे कि आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। तो ये आपको, अब बात है कि ये आपको कहां से मिलेगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, आप वहां से ले सकते हैं। मीनिंगफुल स्टडी के नाम से ही है, मीनिंगफुल स्टडी के नाम से ही है। ठीक है। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो फेसबुक पेज है, मीनिंगफुल स्टडी के नाम से ही है। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं पेपर की वजह से कि भैया पेपर हो जाएगा तो हम चलाएंगे, सोशल मीडिया से दूर है, हालांकि अच्छी चीज है सोशल मीडिया से दूर रहना फिलहाल के वक्त में। तो हमारा नंबर है 85 86 81 0043।
इंग्लिश में चलो लिख लो 8586810043। ये हमारे नंबर हैं। इस नंबर पर आप जस्ट हाय या पीडीएफ लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अगर आप जो है इनमें से कोई भी चीज यूज नहीं करते तो आप बड़ौद आते हैं तो आप जो है हमारा ऑफलाइन सेंटर है खत्रीगढ़ी में ज्ञानकुंज, वहां पे हमने कुछ प्रिंट करवा के रखे हुए हैं। आप वहां पे सुबह 9 बजे से पहले 9 या 10 के बीच में आप ले सकते हैं, बाई हैंड आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारी बात हुई है आपकी जो है आपको कैसे जो है पढ़ना है। पहले वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद में आप ये टेस्ट सोल्व करिएगा। उस टेस्ट में से अगर कोई क्वेश्चन रहता है उसको एक कॉपी बनाइएगा, उस कॉपी में लिखिएगा और फिर जो है जैसे ही चीजें खत्म होती हैं आप पहला रिवीजन कीजिएगा 24 घंटे के अंदर, दूसरा रिवीजन कीजिएगा 7 दिन के अंदर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी चीज बिना कारण नहीं बोल रहा हूँ। आप एक बुक है 2014 में आई थी, 2014 में नहीं शायद, हाँ 2014 में या 2004 में आई थी, आई थिंक सो, पक्का नहीं पता, असंभव संभव विश्वरूप चौधरी की। आप उसमें एक सेक्शन है विद्यार्थियों के लिए कैसे पढ़ें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे याद रह पाए। सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड का कुछ कंसेप्ट होता है, वो आप अगर चाहें फ्री हो तो वो पढ़ के देखना, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में। और ये सारी चीजें प्रक्रिया जो है हमने की गई है, ठीक है, तभी हम आपको बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने आज के सेशन की, जो कि हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी 2020 से, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पहला कम से कम 9-10 महीने का करंट अफेयर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, चलिएगा। तो पहला थोड़ा सा और इसमें चीज है डिस्क्राइब करने की, मैं आपको बताऊं कि हम कैसे पढ़ाएंगे। 2 चीजें हैं, मान के चलो कि आज जो है 1 जनवरी है, मान के चलो कि आज जो है 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी में 2 घटनाएं होंगी। एक तो 1 जनवरी में इतिहास में जो बीत चुका है कुछ ना कुछ घटित हुआ होगा। अच्छा, हो सकता है किसी आदमी का जन्मदिन, उसने बहुत महान काम किया हो तो उससे संबंधित हो सकता है कोई घटना हुई हो, जैसे विश्व युद्ध हुआ या कुछ भी हुआ इस तरीके के, जिसका प्रभाव पड़ता है आपका हिस्ट्री पर। दूसरा, जो बीता हुआ दिन गया, आज का 1 जनवरी में जो करंट अफेयर्स इसको बोलते हैं, वे घटनाएं होंगी जो लास्ट 31 बीता है। आज जो 1 जनवरी है तो उसका प्रभाव पड़ेगा कल 2 तारीख को आप घटनाएं पढ़ें। तो हमने जो समराइज किया है आपको करंट अफेयर्स इस तरीके से है कि एग्जामिनेशन जैसे क्वेश्चन सेट करता है, तो जो करंट अफेयर्स होते हैं छोटे लेवल के एग्जामिनेशंस में, वहां से वो स्टैटिक क्वेश्चन उठाता है जो आपको लगता है कि हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, ये साइंस का है। अभी आप देखना सारी चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ। दरअसल वो सब कुछ करंट से उठाया जाता है। तो ये वाली सीरीज का आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और कमेंट में जरूर बताना कि वास्तव में कुछ एक अलग है, कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं है कि जैसा मोस्टली चैनल्स पर या मोस्टली जगह पढ़ाया जा रहा है। और ये सभी चीजें हमने पिछले 2-3 सालों से इस फील्ड में हैं, तो हमने इंप्लीमेंट की है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाकी हमारे इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है 15 तारीख को, एक वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है और आपका टेस्ट सीरीज में आपको सब कुछ पता चलेगा, आप कौन से सेक्शन में गलती कर रहे हैं, किसमें सुधार की आवश्यकता है, और दूसरी चीज भी आपकी जो जितने बच्चों ने टेस्ट उसमें रैंकिंग कितनी है, वो वीडियो जरूर देखिएगा एक बार आप। उन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस देंगे, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेम ऑफलाइन वाला माहौल होगा, कोई उन पे चार्ज नहीं है उन 50 बच्चों को, बिकॉज वी वांट हियर सिलेक्शन, नथिंग एल्स। ओके, हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक चीजें क्रिएट हो जो भी एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज करंट अफेयर्स की। पहला करंट अफेयर जनवरी। तो जनवरी माह में 1915 में, जनवरी में जो है 1915 में महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो पहला क्वेश्चन आपका केसर हिंद की उपाधि। अब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केसर हिंद की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था। 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में एक महात्मा गांधी होगा और महात्मा गांधी ऑप्शन उसका जो है करेक्ट होगा। अब महात्मा गांधी की बात है तो महात्मा गांधी काफी इंपोर्टेंट पर्सन रहे हैं, पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो है भारतीय स्वतंत्रता में काफी ज्यादा उनका महत्व माना जाता है और माना गया जाता है, शायद है भी। तो बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जैसे 1915 में लौटे, उन्होंने जो है सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, संधि विच्छेद, एक बार एक क्वेश्चन आया कि ताकि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो उनके कुछ सत्याग्रह हैं, कुछ आंदोलन है, वे काफी इंपोर्टेंट है और स्टैटिक जीके के रूप में भी आपसे आते हैं। तो पहला था उनका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, चंपारण सत्याग्रह उनके द्वारा किया गया था 1917 में। क्वेश्चन आ सकते हैं महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया गया, आपका ऑप्शन होगा 1917। चंपारण में बात ध्यान देने की है कि चंपारण पूछे जाते हैं, चंपारण कहां पर है, तो चंपारण आपका है बिहार में। दूसरा क्वेश्चन है सेम उससे नेक्स्ट ईयर महात्मा गांधी ने किया खेड़ा सत्याग्रह। ये सेम उससे नेक्स्ट ईयर क्या है 1918।
खेड़ा कहां पर है पूछा जा सकता है, तो खेड़ा है आपका गुजरात में। ओके, गुजरात में। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बताऊं कि गुजरात में जो है आपका ये वाला जो है राष्ट्रीय पार्क है, गुजरात में ये वाली झील है, उससे बहुत लेंथी मिल जाएगा मैटर। हम यहाँ पे फिलहाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से रिलेटेड आपका स्टैटिक पार्ट है। उसके लिए आपकी स्टैटिक जीके की वीडियो शाम को अलग आएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड टाइप ऑफ पॉइंट में आपके जो स्पेसिफिक मुद्दे कराए जाएंगे, जैसे राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, जो आपको टाइम टेबल दिया है उसमें सब कुछ दिया है, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, लंबी चोटी कहाँ पर है, भारत की ऊंची पर्वतमाला है, वो सब एक स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक जब हम पढ़ते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के पढ़ते हैं कि ये वाली चीजें पढ़नी है तो ज्यादा बेहतर होती है। एक खिचड़ी बन जाती है अगर आप यही गुजरात में सब कुछ बता दो, ठीक है, कि गुजरात में जो है मुख्यमंत्री ये है, राज्यपाल ये है, वो एक मेरे हिसाब से तरीका मुझे बेटर लगता, आपको अच्छा लगता था, फॉलो कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी की अपनी चॉइसेस हैं, ठीक है। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, एक और महात्मा गांधी जी ने किया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि जुड़ी है आपकी इसके पिछले साल से जस्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपको घटना सभी को पता होगी, ये 1919 में हुई थी आपकी। इसी के विद्रोह में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था 1920 में। एक और प्रश्न जो काफी बार पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी से रिलेटेड, महात्मा गांधी ने एक फेमस चीज की थी, नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। ये किस वर्ष किया था? इसको जो है दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा। ये हुआ था आपका 1930 में। और 1930 में जब दांडी यात्रा में उन्होंने नमक कानून तोड़ा, नमक कानून क्या था थोड़ा सा बता दूं आपको। नमक कानून में क्या था कि गवर्नमेंट, नमक एसेंशियल चीज है, आवश्यक चीज है, जिसके बिना जो है इंसान का काम नहीं चल सकता। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था कि नमक के जो खदानें थी, नमक पे जो जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उन पर का पूर्ण रूप से अंकुश था कि उनको वहीं से खरीदना होता था। और अंग्रेज सरकार, अंग्रेज अधिकारी उस नमक को बहुत ज्यादा ऊंचे रेटों पर बेचते थे, जिससे कि उनको जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा आय होती थी। तो महात्मा गांधी जी ने अपने वहां से दांडी यात्रा की, दांडी यात्रा जिसको नाम जाना गया, और उसके बाद में नमक कानून, मुट्ठी भर नमक बनाया, जिससे कि नमक कानून तोड़ा गया। इस चीज में उनके साथ में भारतीय जनता ने बहुत ज्यादा साथ दिया, जिससे अंग्रेजों को लगा कि अब अगर भारत में शासन करना है तो आपको अपने रूल्स, रेगुलेशंस, नियम कायदे कानून में बदलाव करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने की गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931, 1932 लगातार साल में हुए हैं। तो 1930, 1931, 1932, जो बीच वाला था 1931, महात्मा गांधी ने केवल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आपको ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी दे सकता है। तो द्वितीय में साल दिया है तो 1930, 1931, 1932, तो 1932 सही आंसर हुआ। इतनी इंफॉर्मेशन थी महात्मा गांधी से रिलेटेड। अब आपको लगेगा कि ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन जो है जनवरी माह में चूंकि महात्मा गांधी आए थे, महात्मा गांधी करेक्टेड है कि जनवरी में आए थे, वहां से आपके स्टैटिक के क्वेश्चन घूम के आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट होता है छोटे एग्जामिनेशंस का। जब बड़े एग्जामिनेशंस की बात आती है आपकी ग्रेजुएशन से ऊपर की, उनका एक अलग विधि है, जब हम चलाएंगे अपना यूपीएससी का बहुत जल्द, सॉरी यूपीएससी कह रहा हूं अभी फिलहाल, यूपीएसआई का आपको साइड रियल एनालिसिस उसकी वहां पे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी आपको बात ध्यान रखनी है महात्मा गांधी से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फैक्ट है जयपुर शहर की स्थापना। तो जयपुर जो है आपको पता ही होगा, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर शहर की स्थापना हुई थी 1727 में महाराजा जयसिंह के 1 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी महाराजा जयसिंह के द्वारा। जयपुर को जाना जाता है आपका पिंक सिटी, पिंक सिटी, मात्र पूछ रहा है क्या? पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, ओके। एक फेमस जो है किला है वहां पर, आमेर का किला जयपुर में, ये बात आपको ध्यान रखने की है। जयपुर में आमेर का किला है, जल महल वगैरह है, और हवा महल भी है जयपुर में, ठीक है। ये बात भी आपकी जयपुर से रिलेटेड। तीसरा जो है भारतीय दंड संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएसआई के लिए तो इसका एक अलग से सेक्शन रखा गया है। इंडियन पीनल कोड इसको इंग्लिश में बोलते हैं।
भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता जो है 1860 में बनाई गई थी और 1862 में इसको लागू किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भारत के साथ साथ, चूंकि बात 1862 की है, उस टाइम पर जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे भारत का हिस्सा था। तो पाकिस्तान में तथा बांग्लादेश में समान रूप से लागू की गई। दोनों में जो है भारतीय दंड संहिता समान रूप से लागू की गई है। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, जब से आर्टिकल 370 हटी है, जब तक आर्टिकल 370 धारा 370 वजूद में थी, तब तक जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता का प्रावधान नहीं था, भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती थी। लेकिन 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर राज्य में समान रूप से प्रभावी है, समान रूप से प्रभावी है। और चलो बात राज्य की हुई है, वैसे आज ज्योग्राफी की वीडियो आएगी आपकी, उसमें हम जो एक अलग तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। आप देखना कि कुल मिला के 28 राज्य हैं फिलहाल और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। और अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई जो है पढ़ने के और जिज्ञासु टाइप के आदमी हैं, तो आप बताइए केंद्र शासित प्रदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, क्या कारण है कि सभी राज्य क्यों नहीं बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश की आवश्यकता क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं इसके बारे में हम जो संडे की स्पेशल सीरीज है उसमें चर्चा करेंगे विस्तार के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाघ राष्ट्रीय पशु 1 जनवरी 1972 में भारत को जो है भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकारा गया। अब बाघ राष्ट्रीय पशु सभी को पता है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है इसका साइंटिफिक नेम, तो बाघ जो है, बाघ का साइंटिफिक नेम जो है वो है पैंथेरा टिग्रिस। हिंदी में लिख देता हूं, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। कुछ महत्वपूर्ण साइंटिफिक नेम है, वो जरा आप देख लीजिए एक बार, जो काफी ज्यादा एग्जामिनेशंस में आए हैं। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, आम, आम का नाम है आपका मैग्निफेरा इंडिका, राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मोर, और मोर का जो है साइंटिफिक नेम हमारा जो है, मोर का हमारा साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस, ओके। मोर का हमारा नाम है पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय जो पुष्प है, फूल इसको कहते हैं, वो है आपका कमल, और कमल का जो है साइंटिफिक नेम है, कमल का साइंटिफिक नेम है आपका नेलुम्बो न्यूसिफेरा, न्यूसिफेरा। अब बात है कि ये इंग्लिश की थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही होगी साइंटिफिक नेम इनके, आपको याद कैसे करना है। आप जो है जैसे कमल है, इसमें टैगलाइन याद कर लीजिएगा, कोई भी 2 में से एक वर्ड, जैसे न्यूसिफेरा संबंधित कमल से, मोर का पावो, आम मैग्निफेरा मैंगो से रिलेटेड है, बाघ टाइगर से, टिग्रिस। एक शब्द याद कीजिएगा, आप अपने माइंड में जो टैग वर्ड जो होता है, टैग वर्ड क्रिएट कीजिएगा, जैसे कि टाइगर, बाघ, टिग्रिस हुआ तो टिग्रिस आती है, आप लगा देंगे, अच्छा पैंथेरा टिग्रिस, तो आपका हो जाएगा बाघ। ये क्वेश्चन रिलेटेड थे आपके बाघ से। उसके बाद में अगला है, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। WTO का नाम फुल फॉर्म आपको पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ। इसमें इंपॉर्टेंट है कि विश्व व्यापार संघ की स्थापना जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी, जो कि आपका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, यह आपका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसमें कुल मिलाकर 164 सदस्य हैं और इसका उद्देश्य व्यापार को सुगम व निर्बाध बनाना। जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई कंपनी जाती है, जैसे कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज है, अमेजन वगैरह जो है, भारत की भी काफी ज्यादा कंपनियां हैं, ये इकोनॉमिक्स के अंदर सेक्शन आता है, कौन सी कंपनी महारत्न है, मिनी रत्न है, नवरत्न है, ठीक है। उन सबको जो है आसानी से सुचारू रूप से कार्य प्रणाली उनकी संचालित हो पाए, काम कर पाए, वो काम सब कुछ है WTO का। अब ऊपर करो, 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना की गई थी। DRDO का मतलब डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है, डीआरडीओ का मुख्यालय है आपका दिल्ली में, डीआरडीओ का मुख्यालय है आपका दिल्ली में। ओके, इसके जो हाल फिलहाल के जो है हेड है वो है आपके, हाल फिलहाल के जो हेड है इनके वो है आपके सतीश रेड्डी। ये आपको दो पॉइंट ध्यान रखनी है इससे कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी और हाल फिलहाल के जो इनके हेड है वो है सतीश रेड्डी। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है कि कुछ ना कुछ जो है कोई भी मंथ हो, मंथ में क्या है आपके जो है दिन है और कुछ ना कुछ जो रहेगा जैसा कि 30, 31, 29, 28 दिन होते हैं, किसी विशेष दिन पर कुछ विशेष दिवस होता है और दिवस जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही हमने जनवरी माह के लिए हैं। फिलहाल जो है जनवरी माह के हमने करीब 10-11 तक के करंट अफेयर से लिए हैं, जिसको हमने स्टैटिक में कन्वर्ट किया है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ कवर है। करीब जो है एक हफ्ते में हमारा टारगेट है कि 7 दिन में जनवरी माह को कंप्लीट कर देंगे हर हाल में। ठीक है, इस तरीके से जो है डेढ़ महीने के अंतर्गत 20 तारीख से पहले हम आपका एक बार रिवीजन करा देंगे इन चीजों का। तो 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी इंपोर्टेंट सब ध्यान देने योग्य है। प्रवासी क्या होता है? प्रवासी है जो भारत के नागरिक है लेकिन बाहर गए हुए हैं किसी दूसरे देश में, वहां पे जो है कुछ ऑक्यूपेशन है, कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं और उस तरीके से भारत की हेल्प कर रहे हैं, रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। रिवेन्यू मतलब इनकम, जो पैसा बाहर से जो है भारत में आता है। आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा। जीडीपी, जीएनपी, अगर आपको पता है जीडीपी, जीएनपी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होता है। ओके, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है। दूसरी बात है कि मनाया क्यों जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से मुंबई आए थे। 9 जनवरी को महात्मा गांधी अफ्रीका से मुंबई आए थे, इस तरह से मनाया जाता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, काफी बेहतरीन आदमी थे। आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नारा दिया था उन्होंने जय जवान जय किसान और उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। ताशकंद पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान में और उज्बेकिस्तान की कैपिटल है आपका ताशकंद। उज्बेकिस्तान की आपकी मुद्रा ध्यान देने योग्य है, मुद्रा है आपकी उज्बेक सोम। एक पॉइंट और आप ध्यान कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कौन से प्रधानमंत्री की भारत से बाहर मृत्यु हुई थी। तो पहले प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी जो है बाहर मृत्यु हुई थी और इनका मृत्यु का कारण बताया गया था हार्ट अटैक, हृदय आघात। बायोलॉजी से क्वेश्चन हो सकता है आपके हार्ट से संबंधित, जब बायोलॉजी हम कराएंगे उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, दयानिलय, बायोनिलय, वो सब चीजें जो हैं अगर समय मिल पाया तो वो चीजें कराई जाएगी आपको। ओके, इस पे एक बड़ी खूबसूरत मूवी बनी है ताशकंद फाइल्स, समय लगे तो देखना उसको। नेक्स्ट करो। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है, अगला महत्वपूर्ण दिवस है 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री, ये तो हो गया सॉरी, 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री हो चुका। 12 जनवरी को है राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस जैसे ही आपके शब्द सुनते हैं आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जो है मोटिवेशन देने वाला काम जो किया है वो क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने। आप उनकी बुक पढ़ के देखिएगा, जो उन्होंने बुक लिखी है, उनके कुछ थोड़ी छोटी क्लिपिंग्स हैं, उनका जो है कुछ रचनाएं हैं, जो उन्होंने काम किया है राष्ट्रीय जो भारत के युवा है वो काफी ज्यादा सराहनीय है। तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता। इनकी जन्म शताब्दी 12 जनवरी 1863 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। स्थापना की है इन्होंने कुछ, वो स्थापना की है रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है इन्होंने कलकत्ता में 1 मई 1897 को। और रामकृष्ण की स्थापना की है इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने किया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। दूसरी उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज की वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की भी आपको जो है स्थापना अगर की गई है वो विवेकानंद द्वारा की गई है, ये ध्यान देने वाली बात है आपकी। एक और इनका काम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रसिद्ध हस्ती ने शिकागो के धर्म संसद में बहुत ही ओजस्वी प्रभावशाली भाषण दिया था। तो वो प्रभावशाली भाषण दिया था 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने। और यहाँ से भारत को एक अलग दृष्टि से देखा गया था, काफी ज्यादा जो है फेमस हुए थे इसके बाद भी स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है आपका इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है कि 15 जनवरी 1949 में के.एम. करियप्पा जो कि फील्ड मार्शल थे, उनको जो है भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ बनाया गया था। प्रथम कमांडर इन चीफ जो बनाया गया था वो आपका जनरल के.एम. करियप्पा को बनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। आपके नीचे जो है 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में जो है एक होगा जनरल के.एम. करियप्पा, तो आपको टिक करके आना है के.एम. करियप्पा, ठीक है। और इससे जो है एक रिलेटेड और क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि भारत में जो है 3 आर्मी है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। आपको इन तीनों के वायुसेना, थल सेना और नौसेना के आपको बताने हैं कि इनके अध्यक्ष कौन है, इनके कौन अध्यक्ष है। तो थल सेना अध्यक्ष जो है वो हमारे नरवाने, हिंदी में लिख देता हूं नरवाने। तो जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं हाल फिलहाल के वो हैं एम नरवाने। जो आपकी वायुसेना है, वायुसेना के हैं आपके R.K. भदौरिया, ठीक है, R.K. भदौरिया ये आपके वायुसेना के हैं। और नौसेना के हमारे हैं करमवीर सिंह, नौसेना के हैं हमारे करमवीर सिंह। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके आगे से रिलेटेड जो आप ध्यान में रख सकते हैं और जो परीक्षा के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम पड़ाव में, इसमें वो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं जिनका जो है कुछ फर्क पड़ा है, काफी ज्यादा उनका प्रभाव है और घटनाओं को लेकर कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोरोना वायरस को लेके, और कोरोना वायरस सभी आप अवगत होंगे और मुझे लगता है कि इस साल का ही नहीं, शताब्दी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द बनने जा रहा है कोरोना वायरस। इसने जो है मानव सभ्यता की कलाई खोल के रख दी है, एक तरीके से सब कुछ बदल के रख दिया है। नई चीजें आप हमसे पढ़ पा रहे हैं वो भी शायद इस कोरोना वायरस की वजह से ही है। हम कुछ यहाँ पे रहे, हमने इस दिशा में देखी, तो उस चीज से हम यहाँ पे लाइव क्लास ला पा रहे हैं। अदरवाइज जो चीजें जैसे चल रही थी एक तरीके से चलती जा रही है। तो बात करते हैं कोरोना वायरस की। और कोरोना वायरस को हमने जनवरी के इश्यू में क्यों रखा है, जनवरी के शुरुआत के इश्यू में क्यों रखा है कि जनवरी में ही कोरोना वायरस का पता चला था पहली बार कि वुहान जो शहर है वहां में कोई वायरस इजाद हुआ है कोरोना वायरस नाम का, ठीक है। तो जनवरी में पहली बार ये वर्ल्ड में खबर आई थी बाहर, उससे पहले जो है वुहान तक ही सीमित थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम किस शहर में या किस देश में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। तो आपका उत्तर होगा देश है तो चीन, और चीन से पूछा गया किस प्रांत में, तो वहां पर उनका एक प्रांत है वुहान। तो वुहान के नाम, वुहान नाम से जो प्रांत है वहां पर कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में WHO है, उसके बाद में WHO ने नाम बदलकर इसका नाम कोविड-19 रख दिया गया था, जिसका जो है काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाए हैं। अमेरिकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बार-बार चीनी वायरस भी कहा है। तो आपको ध्यान देने की किसने जो है कोरोना वायरस का नाम बदलकर कोविड-19 रखा, उस संस्था का नाम बताओ। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें WHO होगा, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोरोना वायरस के हम कारण जान लेते हैं। कोरोना वायरस जो है वायरस जनित रोग है, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। और विषाणु की थोड़ी सी परिभाषा है कि अकोशीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं पर निर्भर करता है, यह नाभिकीय प्रोटीन से बना होता है, केवल जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। मतलब कि आपका एक सुप्त अवस्था में, एक इनएक्टिव स्टेज में रहता है, लेकिन जैसे ही इसको जो है कोई एक्टिव बॉडी मिलती है या उसमें प्रवेश कर जाता है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और उसका DNA वगैरह बदल के उसको अपने जैसा जो है बीमार कोशिका बना देता है। तो ये छोटी सी बात थी वायरस से संबंधित। और वायरस को आपको सजीव और निर्जीव के बीच की भी कड़ी कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक जो है एक्टिव कोशिका में नहीं आता तब तक इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले विषाणु की जो खोज की थी वो की थी आपकी 1796 में एडवर्ड जेनर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चिकन पॉक्स, जिसको चेचक कहते हैं, उसके वायरस की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें तंबाकू का मोजेक रोग होता है। मोजेक रोग में आपकी जो है पत्तियां जो है हल्के हल्के डॉट आ जाते हैं, उस पर ग्रीन कलर के, हरे रंग के, उसके बाद में पौधा मुरझा जाता है। कुल मिला के 123 फल पौधे और सब्जियां हैं जिसमें जिनको यह रोग प्रभावित करता है।
और शायद जो है जहां तक मैं ठीक हूँ कि अंगूर पे कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ता है, अपने सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो तंबाकू का मोजेक रोग उसकी खोज करते थे एडोल्फ मेयर उसके खोज करते थे तंबाकू के मोजेक रोग के। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे इंपॉर्टेंट है गेम्स के लिहाज से, चूंकि मार्च से जो है लॉकडाउन और पूरे विश्व में जो है कोरोना वायरस के आतंक के कारण कोई भी प्रतियोगिता नहीं हो पा रही है। ऐसे आपने देखा ओलंपिक कैंसिल हो गए हैं, आपका जो है जो हमारा टूर्नामेंट होना था क्रिकेट का 2020 वर्ल्ड कप वो कैंसिल हो चुका है, और मोस्टली जो है सभी चीजें कैंसिल हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो थे आपके जनवरी में पहला एकमात्र क्वेश्चन है, और बहुत कम क्वेश्चन खेल से हैं जो 2020 में संपन्न हुए हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण असम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ था। असम के गुवाहाटी में इसका जो उद्घाटन किया गया था, उद्घाटनकर्ता थे इसके असम के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होगा। असम के मुख्यमंत्री तो कमेंट में बताइएगा, अदरवाइज फिर हम कल वाला सेशन लेके आएंगे उसको तो हम बता ही देंगे। दूसरा किया गया था किरण रिजिजू, और ये भी आपको बताना है कि ये भारत सरकार में जो है भारतीय शासन व्यवस्था किस पद पर है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि कुल जो है 20 खेल शामिल हैं इसमें। अब की बार 2 नए खेल शामिल किए गए हैं, साइकिलिंग और लॉन्ग बॉल। अब की बार 2 नए खेल शामिल किए गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार तीसरे संस्करण में जो 2020 में आयोजित हुआ है उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से 2 नए गेम शामिल किए गए हैं? तो वे गेम है आपके साइकिलिंग और लॉन्ग बॉल। फिर बात आती है कि इसमें किसने कितने पदक जीते हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा है, पहली साल में 2019 में भी महाराष्ट्र ही रहा था। दूसरे नंबर पर रहा है इसमें आपका हरियाणा, और तीसरे स्थान पर दिल्ली। और अगर बात की जाए अपने प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, तो वो रहा है 5वें स्थान पर। तो तीसरा संस्करण हुआ है आसाम में, प्रथम जो था प्रथम हुआ था आपका इसका दिल्ली में यानी कि दिल्ली में, और जो सेकंड है दूसरा द्वितीय वो हुआ है आपका पुणे में। ये ध्यान रखने वाली बात है आपकी, ठीक है। कुछ और थोड़ा सा फैक्ट्स है जान लीजिएगा एक बार। इसमें कुल 1000 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को यानी खिलाड़ियों को वार्षिक 5 लाख की स्कॉलरशिप दी जाती है लगातार 8 वर्षों तक। 5 लाख रुपए की वार्षिक स्कॉलरशिप लगातार 8 सालों तक दी जाती है, जिससे कि वो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल होते हैं जैसे कि आपका ओलंपिक वगैरह वहां पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके और भारत को गौरवान्वित कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कारों की जो जनवरी माह में दिए गए हैं। तो पहला पुरस्कार है जनवरी माह के अंतर्गत संगीत कला निधि, और संगीत कला निधि पुरस्कार आपका कर्नाटक में, जो कर्नाटक अपना राज्य है, कर्नाटक में संगीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है संगीत कला निधि। तो इस साल का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है एस सौम्या को जो है पुरस्कार मिला है। दूसरा पुरस्कार है आपका व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, और पुरस्कार की जब मैं बात करता हूं और आप अपने से भी पढ़ रहे होंगे तो पुरस्कार में आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। एक तो जो हाल फिलहाल का है वो पुरस्कार, और एक जो है जो सबसे प्रथम पहली बार दिया गया था। 2 पुरस्कार आपको ध्यान रखने। आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम यह पुरस्कार कब दिया गया और हाल फिलहाल का कब दिया गया। तो आप एक जो डायरी बनाएंगे उसमें 2 लिखेंगे, कोई भी पुरस्कार है, एक पहला सबसे और एक जो है लेटेस्ट। तो व्यास सम्मान जो है अब की बार का दिया गया नासिका शर्मा को, उनकी एक रचना है कागज की नाव। तो कागज की नाव के लिए दिया गया है नासिका शर्मा को। और जो सबसे पहला दिया गया था आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 में, और ये दिया जाता है आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो इसमें आपको 2 महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि अब की बार का दिया गया नासिका शर्मा को, और दूसरा दिया गया आपका जो सबसे पहला है वो दिया गया आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ये इंपॉर्टेंट था। तीसरे पुरस्कार की बात करते हैं। इसमें तीसरे पुरस्कार पर चलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तीसरे पुरस्कार पर चलते हैं वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा यह भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली एग्जाम में आता है। जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को,
जी शंकर कुरुप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। यहाँ पर जो है भाषा भी इंपॉर्टेंट है, जी शंकर कुरुप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। और इस साल का जो इंपॉर्टेंट है, इस साल का भी दिया गया है मलयालम भाषा के लिए ही, और वो है आपके नंबूदरी, ए नंबूदरी। तो इस साल का दिया गया है आपका ए नंबूदरी को, ठीक है, ऊपर कीजिएगा। फिर आपका लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, लास्ट है आज का सेशन, यहीं पे एंड करेंगे। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता संजय गुप्ता। संजय गुप्ता को दिया गया लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। संजय गुप्ता आपके हैं दैनिक जागरण के प्रधान संपादक। ओके, तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। इसके बाद में आपको क्लासेस मिलेगी रीजनिंग की, और आप जो है आज एक कंप्लीट रिव्यू जरूर कीजिएगा। 3 चीजें अगर आप इसको रिव्यू, इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, जो भी हमने पढ़ाया सब कुछ की जो पीडीएफ चाहिए वो आपको मिलेगी। हमारे जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।